हेलो स्टूडेंट, मैं आपका सबका स्वागत अपने नए यूट्यूब चैनल इंटरनेट विद्यार्थी पर करता हूं। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा तथा इसके अलावा साइंस की भी कुछ क्लासेस होंगी, लेकिन सबसे पहले इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है और इस समय पढ़ाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा समय भी है आप सबके लिए। ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपके पास समय है, आप घर पर हैं तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आम तौर पे जब परीक्षाओं का समय होता है तो आप इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते, लेकिन इंग्लिश एक भाषा है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश भाषा को अच्छे से पढ़ पाएंगे तो कम्युनिकेशन करना बहुत आसान रहेगा आपके लिए। इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना सीखना बहुत ही आसान है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आपको ध्यान देना होगा। इंग्लिश भाषा बिल्कुल मैथ की तरह है। अगर एक बार फार्मूला समझ में आ जाता है तो आपको मैथ के किसी भी सवाल को करने में बिल्कुल देर नहीं लगती है। बिल्कुल उसी तरीके से इंग्लिश को अगर समझ लिया जाए तो इंग्लिश से ज़्यादा आसान विषय कोई भी नहीं है। अब हम आज अपने मेन ऑब्जेक्ट पे आते हैं, इंग्लिश में। तो हम सबसे पहले देखेंगे अंग्रेज़ी वाक्य की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। उससे पहले एक बात ये बता देना चाहूँगा कि जैसे कि हर भाषा का अपना एक अलग ही व्याकरण होता है, उसी तरीके से हिंदी भाषा का भी अपना अलग व्याकरण है। और जब हम किसी भाषा के द्वारा किसी दूसरी भाषा को सीखते हैं तो हमें अपनी भाषा से उस भाषा की तुलना करनी पड़ती है। और अगर हम दूसरी भाषा के अपनी भाषा के बीच के अंतर को समझ पाते हैं तो हम अति शीघ्र ही दूसरी भाषा को सीख लेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्लिश और हिंदी के अंतर को समझें। मैं यहाँ पर आपको हिंदी भाषा से ही अंग्रेज़ी भाषा को सिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अंग्रेज़ी वाक्य की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक वाक्य लिखा है, राम बाज़ार जाता है। राम बाज़ार जाता में आपको तीन चीज़ें दिखाई देंगी। राम जो कि एक कर्ता है, जो कि कुछ कर रहा है। बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ जिसको कर्म कहते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, उस पर काम होता है। और जाता है एक क्रिया है। तो अगर इस तरीके से देखें तो हिंदी में वाक्य कर्ता, कर्म और क्रिया के क्रमबद्ध रूप में लिखे रहते हैं। उसी तरीके से अगर हम इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर लें तो हम पाते हैं कि लिखा होगा, राम गोज़ टू मार्केट। अब हम देखें कि इंग्लिश भाषा में और हिंदी भाषा में मूलतः क्या फ़र्क है। तो हम देखते हैं कि राम कर्ता अपनी जगह पर रहता है, लेकिन जहाँ हिंदी भाषा में कर्म था उसकी जगह पर इंग्लिश भाषा में क्रिया आ जाती है। और जहाँ पे क्रिया थी हिंदी भाषा में, वहाँ पे कर्म आ जाता है। तो इस तरीके से देखें तो सब्जेक्ट कर्ता कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन कर्म और क्रिया को चेंज करते हैं। तो इस तरीके से हमें इंग्लिश भाषा का एक यूनिवर्सल नियम भी मिल जाता है या फार्मूला भी मिल जाता है। ये फार्मूला है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम यूनिवर्सल फार्मूला इसलिए कह रहे हैं या यूनिवर्सल नियम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हर जगह काम करेगा। आप जितने भी इंग्लिश के सेंटेंस देखेंगे उसमें ये तीन चीज़ें मूल्यता आपको मिलेंगी। लेकिन अगर हम बात करें किसी सबसे छोटे ही इंग्लिश सेंटेंस की तो कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम इसी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसको आप बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि आने वाले कल में हम इसी में कुछ और एडिशन करेंगे और सारे सेंटेंस को बना लेंगे। अब ये आपने सेंटेंस समझ लिया कि टेंस कैसा होता है, तो उसके वाक्य की संरचना कैसी होती है। तो अगर सेंटेंस समझ रहे हैं तो सेंटेंस को हमको ये भी समझना होगा कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो सेंटेंस के मूलतः 6 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले वाले को असर्टिव सेंटेंस या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें किसी चीज़ को स्वीकार कर लिया जाता है, जैसे आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। नकारात्मक वाक्य या निगेटिव सेंटेंस उनको कहते हैं जिसमें हम किसी चीज़ का इनकार कर देते हैं, जैसे वी डोंट प्ले, हम नहीं खेलते हैं।
इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें किसी प्रश्न को किया जाता है। विल यू हैव मील, क्या आप खाना खाएंगे, इसमें आपने प्रश्न पूछा है। उसी तरीके से एक तरीका हो सकता है कि निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव भी एक तरीके के सेंटेंस हो सकते हैं, जिसमें आप कहेंगे विल यू नॉट हैव मील, इसमें कहेंगे क्या आप खाना नहीं खाएंगे। इसके अलावा दो और प्रकार होते हैं जो कि बहुत इस वक्त हमारी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आने वाले समय में इसको भी मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि इसको इम्परेटिव सेंटेंस और दूसरे को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इनको आज्ञा सूचक और विषम बोधी कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने मूल विषय पे, टेंस और उसके फॉर्म्स पे। अगर टेंस के प्रकार देखें तो मुख्यतः ये 3 प्रकार का होता है। क्योंकि ये समय को बोध कराते हैं, तो समय के अनुसार ही ये 3 प्रकार के होते हैं। एक समय वो होता है जो कि चल रहा है, जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा वो समय होता है जो कि बीत चुका है, जा चुका है, उस समय को भूतकाल कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसको पास्ट टेंस कहा जाता है। आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं, जिसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब अगर हम किसी सेंटेंस को देखें तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये किस टेंस में है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो इसका अंदाज़ा लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको हिंदी में कोई सेंटेंस मिलता है तो आप सबसे पहले उसको उसके अंत को देखें, उसके आखिर में देखें। अगर आप उसके आखिर में देखेंगे तो आपको उसकी पहचान मिल जाएगी। तो अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो उस सेंटेंस के अंदर है या हैं जैसे शब्द होंगे। अगर वो पास्ट टेंस होगा तो उसके अंत में, वाक्य के अंत में आपको था या थी मिलेगा। और अगर वो फ्यूचर टेंस का पार्ट हुआ सेंटेंस तो आपको गा या की अंत में दिखाई देगा। इस तरीके से आप निर्धारण कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। उसके बाद आते हैं, उससे पहले हम कुछ वाक्य देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में एक ही वाक्य को लिखा गया है। जैसे कि वो घर जाता है, ही गोज टू होम, वो घर गया, ही वेंट टू होम, वो घर जाएगा, ही विल गो टू होम। अगर इसमें देखें तो जैसे कि नीचे मैं पढ़ रहा हूँ, ये काम हो रहा है, तो आई एम रीडिंग, क्योंकि ये अभी चल रहा है और वर्तमान में है। मैं पढ़ रहा था, यानी कि मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, तो आई वॉज रीडिंग। उसी तरीके से मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं कुछ काम कर रहा हूँगा, तो आई शैल बी रीडिंग। इस तरीके से वाक्यों के अंत में आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि उनके पहचान लिखी होती है। आप देखते हैं टेंस को मुख्यतः और 4 प्रकारों में बांट दिया गया है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, हर टेंस को उसको के 4 प्रकार में बांटा गया है। जैसे तो पहले प्रकार को बोलते हैं इंडेफिनिट, अनिश्चित। दूसरे को बोलते हैं कंटिन्यूअस, यानी हो रहा है। तीसरे को बोलते हैं परफेक्ट, यानी हो चुका है। और चौथे को बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर देखें तो जैसे मैंने बनाया कि वाक्य के अंत में अब आपको देखना है, तो अगर वाक्य के अंत में ता ती ते लगा है तो वो वाक्य इंडेफिनिट का होगा। अगर किसी वाक्य में रहा रही रहे वाक्य के अंत में लगा है तो वो कंटिन्यूअस का टेंस है। अगर वो परफेक्ट होगा तो उसमें चुका चुकी चुके वाक्य के अंत में लगा होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा रही रहे ही रहता है, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ समय ज़रूर दिया होता है। अब हम कहते हैं कि अगर हम इन दोनों पहचानों को आपस में जोड़ दें, यानी कि प्रेजेंट में हा है, उसको हम ता ती ते के साथ जोड़ें तो बन के आता है ता ती है, ते है, ती है। कंटिन्यूअस में रहा है, रही है। परफेक्ट में चुका है, चुकी है। और परफेक्ट कंटिन्यू में रहा है, रही है। उसी तरीके से अगर पास्ट के था थी को ले लिया जाए तो अगर उसको इंडेफिनिट के साथ जोड़ दिया जाए तो भी इसी तरीके से बनेगा। लेकिन इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसके नियमों को आपको दिमाग में बैठा लेना होगा। उसके अलावा कंटिन्यूअस में रहा था, रही थे हो सकता है। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थे हो सकता है। परफेक्ट कंटिन्यू में रहा था हो जाएगा। का गे गे वाले यानी फ्यूचर के अंदर अगर इंडेफिनिट को मिलाएंगे तो होगा, होगी, होंगे। रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे। चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे जैसे होंगे। तो आज हमने टेंस के प्रकार को समझ लिया कि किस तरीके से हमें टेंस को याद रखना है। अब हम आगे इसको प्रॉपर रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करेंगे
और धीरे धीरे आने वाले वीडियो में इसको बताते जाएंगे। इसके अलावा जो मैंने बताया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। कुछ हद तक ये देखा जाए कि वीडियो की क्वालिटी या आवाज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी साधन नहीं है। जैसे ही साधन होगा तो आपको इन सब की क्वालिटी और अच्छी और बढ़िया मिलेगी। तो अगले वीडियो